सबसे पहला तो ये राजस्थान का एक लोकल एक्ट है। हम जानते हैं हमारे पास में जो लॉज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है जनरल लॉ जो कि पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। देन हमारे पास में होता है स्पेशल लॉ जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉस्को हो गया, या फिर आपका विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, वो स्पेशल लॉ। SC एंड ST एट्रोसिटीज एक्ट हो गया। देन लोकल लॉ जो कि पर्टिकुलर एरिया के लिए एप्लीकेबल रहता है, राइट। स्पेशल लॉ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल रहता है। जनरल लॉ होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और लास्ट हमारे पास में होता है पर्सनल लॉ जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइक हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, इस तरह पारसी लॉ, इस तरह से पर्सनल लॉ। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 ये क्या है? ये हमारा एक लोकल लॉ है जो कि राजस्थान स्टेट में एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट थिंग, दिस इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 2001। लेकिन जब आप इसके डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट पे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट दिस एक्ट गॉट इनेक्टेड ऑन it must be I think March, somewhere in March। खैर मैं इनेक्टमेंट तो अभी इसमें आगे आ जाएगा। तो 2003 में जाके ये जो एक्ट है आपका बन के तैयार हुआ था और इस पे एसेंट मिली थी। इट इज 25 फरवरी 2003। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है इसका दैट इज 25 फरवरी 2003, ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। और क्योंकि इसको जो एसेंट है वो गवर्नर की एसेंट 2003 में मिली है, सो इसे हम कहते हैं एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। जैसे कि आपको ध्यान है जो CRPC है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। इसी तरह से ये है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। और इसकी जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 2003। जस्ट अ कोइंसिडेंस, CRPC की डेट ऑफ एनफोर्समेंट भी सेम है, दैट इज 1 अप्रैल obviously 1974, but date same है, that is 1 अप्रैल। and again a coincidence, जो डेट है CRPC की इनेक्टमेंट की दैट इज ऑल्सो द सेम, 25 जनवरी 1974, बट 25 जनवरी। तो कुछ थोड़ा सा याद रखने के लिए सिमिलरिटीज यूजफुल रहती हैं, इस हिसाब से मैंने बताया। इस पूरे एक्ट में हमें टोटल 7 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। पूरा एक्ट टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इन 7 चैप्टर्स में हमें टोटल मिला के 32 सेक्शंस मिलेंगे। इसके अलावा हमें इसमें टोटल 4 शेड्यूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज शेड्यूल A, B, C एंड D। इनमें आपको सिर्फ मॉडल फॉर्म्स मिलेंगे, लाइक अगर आपको रेंट एग्रीमेंट करना है तो उसका मॉडल फॉर्म कैसा होना चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस सेंड करना है टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को तो उसका फॉर्म कैसे। तो इन सारे शेड्यूल्स में आपको क्या मिलेंगे? आपको मॉडल फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, फॉर्मेट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको बताया। इसमें जो मेजर अमेंडमेंट आपको याद रखना है दैट इज ऑफ 2017। 2001 का जो ये एक्ट है इसमें 2017 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उस मेजर अमेंडमेंट में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी का जो क्लॉज है, कॉन्सेप्ट है, 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया। ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम तो है रेंट कंट्रोल एक्ट, लेकिन एक क्लियर बात मैं कर दूं कि ये एक्ट किसी भी कंसर्न में रेंट को कंट्रोल करने की बात नहीं करता है, बल्कि इस पूरे एक्ट में आपको 4 चीजें ऐसी हैं जो फोकस करनी है या फिर आपको पढ़नी है। नंबर 1, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट is concerned with the revision of rent।
जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है उनके बीच में रेंट जो भी डिसाइड हुआ है वो एनुअल बेसिस पे रिवाइज होना चाहिए, हर साल 5% के रेट से वो इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो एक तो रिवीजन ऑफ रेंट जो कि एनुअल बेसिस पे होता है। और अगर मान लीजिए जो प्रेमिसेस दिया गया था रहने के लिए, उस प्रेमिसेस में कोई इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, उसमें कुछ एडवांसमेंट कर दिया जाता है, उसमें कुछ एमिनिटीज, कुछ सुख सुविधाएं एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन को पहले एक रूम दिया था और फिर कहा कि एक काम कीजिए, आप ये जो पास वाला स्टोर रूम है ये भी हम आपको साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर पहले पर्सन को सिर्फ रूम प्रोवाइड किया था, सिर्फ हाउस प्रोवाइड किया था, फिर बोला हम आपको हमारी तरफ से फर्नीचर भी इसमें बनवा के दे देते हैं। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा एमिनिटीज पर्सन को देते हैं, जैसे ही लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक्स्ट्रा एमिनिटीज प्रोवाइड करेगा, तो फिर क्या होना चाहिए, उसके रेंट में भी इंक्रीज होना चाहिए। पहले हमने आपको अनफर्निश्ड हाउस दिया था ऑन द रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अब हम आपको इसमें पूरा फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इसमें अलमीराज वगैरह बनवा दी हैं, सोफा सेट हमने अपनी तरफ से दे दिया है, डबल बेड का पलंग आपको दे दिया, ये सारी इतनी एक्स्ट्रा एमिनिटीज हमने आपको प्रोवाइड की हैं, तो अब रेंट भी इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज के लिए, एक्स्ट्रा एमिनिटीज की वजह से रेंट का रिवीजन होना चाहिए, वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो रेंट दो चीजों के लिए रिवाइज किया जाता है, एक तो एनुअल बेसिस पे, पिछले जितने साल से आप रह रहे हैं हर साल रेंट रिवाइज होना चाहिए, और दूसरा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज ऐड कर दी हैं, पहले हमने आपको सिर्फ हाउस दे रखा था रहने के लिए, उसमें वाटर कनेक्शन नहीं था, वाटर के लिए आप टैंकर मंगवाते थे, अब हमने क्या किया, आपको वाटर सप्लाई का कनेक्शन लगवा दिया, तो एक्स्ट्रा एमिनिटीज हो गई, और एक्स्ट्रा एमिनिटीज के लिए हम रेंट इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी एनुअल रेंट के रिवीजन की बात होती है तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास अथॉरिटी होती है इस बात को के कंसर्न में। लेकिन जब एमिनिटीज के कंसर्न में, सपोज कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज दी गई हैं और उसके कंसर्न में रेंट रिवाइज करना है, तो रेंट अथॉरिटी से उसके लिए कांटेक्ट किया जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एमिनिटीज देने पर हमने रेंट को इंक्रीज कर दिया, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कुछ एमिनिटीज कम की जा रही हैं तो रेंट को कम भी किया जा सके? पहले हमने आपको 4 कमरे दिए थे रहने के लिए, हमने कहा कि एक कमरा हम आपको नहीं वापस ले रहे हैं क्योंकि इस कमरे की जरूरत हमें है, तो हमने एक कमरा आपका कम कर दिया। या हमने आपको पहले अपनी तरफ से जो फर्नीचर दे रखा था, हमें जरूरत थी, हमने फर्नीचर वापस ले लिया। तो अगर एमिनिटीज कम की गई हैं तो क्या उस कंसर्न में रेंट कम किया जा सकता है? आंसर इज कैटेगोरिकली यस। एमिनिटीज बढ़ाने पर अगर रेंट बढ़ाया जा सकता है, तो एमिनिटीज, सुख सुविधाएं कम करने पर रेंट कम भी किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ रेंट, जो दोनों कंसर्न में बात करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेकेंडली, रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डील करता है विद द सिचुएशंस ऑफ एविक्शन, जो कि इस पूरे एक्ट का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक्ट में से जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और चांसेस हैं कि 6 to 7 के भी मिल सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो गारंटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस की 100% गारंटी है, और हो सकता है 6 to 7 क्वेश्चंस भी मिल जाए। मेंस का जो क्वेश्चन मेंस का जो आपको एग्जाम आप अपियर होंगे, उसमें आपको 80% चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एविक्शन के ग्राउंड्स का मिलेगा। बाकी 20% चांसेस है कि बाकी रेंट कंट्रोल एक्ट के किसी भी पार्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मेंस के आंसर राइटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एविक्शन के इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि आपको जो आंसर राइटिंग के लिए मिलेगा वो 80% चांसेस है कि वो एविक्शन के टॉपिक में से भी आपको आंसर लिखने के लिए मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट है जिसके से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कंसर्न रखता है, दैट इज इमीडिएट पोजीशन। इमीडिएट पोजीशन का मतलब है कोई कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पे पर्सन वेट नहीं कर सकता एविक्शन के लिए, उसे इमीडिएट पोजीशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मे बी पॉसिबल पर्सन का रिटायरमेंट हुआ है, सीनियर सिटीजन वो पर्सन हो गया, और उसे अपना ही घर जो पहले उसने किराए पे दे रखा था वो खुद के रहने के लिए चाहिए। पर्सन कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वर्क करता था, वहां से वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ रहा है या रिटायरमेंट भी लेके आ रहा है,
और अब उसे अपना ही घर रहने के लिए चाहिए, तो वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की जहाँ पे बात आती है तो उसके लिए इमीडिएट पोजीशन से रिलेटेड भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डील करता है। और फोर्थ इसमें बात आती है रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के बारे में। क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अपने प्रेमिसेस के लिए, जो प्रेमिसेस हमने रेंट पे दिया, उस प्रेमिसेस के लिए सूट फाइल करने का राइट सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास में है? क्या लैंडलॉर्ड ही टेनेंट के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, या फिर टेनेंट भी लैंडलॉर्ड पे सूट फाइल कर सकता है? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारा एग्रीमेंट हुआ है विद द पर्सन फॉर 1 year of tenancy, for 2 years of tenancy agreement, or for 3 years of tenancy agreement, or whatever time period, जैसे ही टेनेंसी पीरियड कंप्लीट होता है, द लैंडलॉर्ड इज हैविंग द राइट टू गेट द हाउस वेकेट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से, अपने किराएदार से उस हाउस को खाली करवाने का पूरा पूरा अधिकार लैंडलॉर्ड के पास है। लेकिन वो जो राइट है दैट शुड बी विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपका 30 नवंबर तक का रेंट एग्रीमेंट है और 1 दिसंबर को आपने अपने 2-4 अच्छे हट्टे कट्टे दोस्त बुलाए और टेनेंट का सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, आपका टेनेंसी एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद भी आप अगर पर्सन को निकाल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ का प्रोसेस अगर आप वायोलेट करते हैं तो फिर टेनेंट के पास में ये राइट अराइज हो जाता है टू रेस्टोर द पोजीशन। अगर किसी भी टेनेंट को आपने विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के लॉ की बातों को की अवहेलना करते हुए अगर किसी टेनेंट को आपने बेदखल कर दिया अपनी ही उसके किरायाशुदा परिसर से, तो टेनेंट के पास में भी ये राइट है कि वो रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में। तो लैंडलॉर्ड अगर निकालना चाहता है किराएदार को, तो अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ही उसे यूज करने चाहिए। दादागिरी या राठौड़ी वाला रास्ता उसने अगर अपनाया तो फिर टेनेंट के पास में राइट अराइज हो जाएगा रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड, ऑल अराउंड ये पूरा का पूरा हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट रोटेट करता है, रिवॉल्व होता है और डील करता है। रेंट को कंट्रोल करने की बात कहीं नहीं कही गई है पूरे एक्ट में, सिर्फ रेंट को रिवाइज करने के बारे में बात कही है। लैंडलॉर्ड कौन होता है, टेनेंट कौन होता है, एक जनरल मीनिंग हम ऑलरेडी समझते हैं। जो पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर है या फिर वो उस प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर रहा है, मे बी ही मे बी अ ओनर और ही इज जस्ट रिसीविंग द रेंट, तो वो लैंडलॉर्ड है। टेनेंट कौन है, जो पर्सन उस प्रॉपर्टी में रह रहा है और उस प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहा है, वो टेनेंट है। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जितने भी तरह के जो डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, वो टोटल ये 4 ही ग्राउंड्स हैं। रेंट कितना होगा ये दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे, लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक एंड टेनेंट किराएदार। कितना रेंट होगा इसके बारे में पूरे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। द रेंट विल बी डिसाइडेड एज एग्रीड। आप किसी एक पर्टिकुलर प्रेमिसेस को 1 रुपया महीना पे रेंट पे दे सकते हैं, 1 लाख रुपया महीना रेंट पे भी दे सकते हैं, 1 करोड़ रुपया महीना रेंट पे भी दे सकते हैं। पूरे के पूरे एक्ट में किसी भी प्रेमिसेस के बारे में कि कितना रेंट होगा ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है। आप कभी किसी प्रॉपर्टी को जब सेल करने की बात आती है तो उस एरिया के जो डीएलसी वैल्यू है वो एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वो तो सेल करने के टाइम पर, ट्रांसफर करने के टाइम पर। जब बात आती है सिर्फ रेंट की, तो रेंट के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी पर्सन से कितना रेंट डिमांड कर सकते हैं। द रेंट विल बी एज एग्रीड अमंग द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। हाँ, रेंट के रिवीजन के बारे में जरूर दे रखा है कि एक बार जो रेंट डिसाइड हो गया उसमें एनुअल बेसिस पर 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसमें अगर एमिनिटीज ऐड की जाती हैं तो रेंट इंक्रीज किया जा सकता है। ये पॉइंट्स दे रखे हैं। रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में ये एक्ट डील कर रहा है, लेकिन एग्रीमेंट ऑफ रेंट के बारे में कोई प्रोविजन इसमें नहीं मिलेगा। ये एक ओवरव्यू मैंने इसका दिया। अब हम बेयर एक्ट से डायरेक्टली इसको ले रहे हैं।
याद रखिएगा 2017 के जो अमेंडमेंट है वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई माइंड में डाउट हो तो पूछिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास में है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। थोड़ा सा ब्लर है, आप मैं बोलता जा रहा हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, और आप अपना बेयर एक्ट सामने ओपन करके रखिए, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। Listen, Act number 1 of 2003. The date of enforcement is 1st April 2003. Date of enactment is 25th February 2003. ये वाली डेट जो है ये तो हमें बेयर एक्ट में मिल जाती है देखने के लिए, लेकिन जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है ना, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, तो वो कुछ बेयर एक्ट्स में तो नीचे एज अ फुटनोट दे रखा होता है, कुछ बेयर एक्ट्स में नहीं भी होता है। तो जो भी चीज आपके बेयर एक्ट में अगर मिसिंग हो तो उसको आप जरूर से अपडेट करना है। देखिए प्रीएम्बल दे रखा है हमें यहाँ पे, दैट व्हाई दिस। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्मली जितने भी एक्ट्स होते हैं उन एक्ट्स पे एसेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है इस पे एसेंट किसकी मिली होगी? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पे एसेंट मिलेगी किसकी? द गवर्नर की, बिकॉज दिस इज अ स्टेट लॉ, दिस इज अ लोकल लॉ। तो इस पे एसेंट किसकी मिलेगी? इस पे एसेंट मिलेगी गवर्नर की। कुछ बेयर एक्ट्स में इवन मिसप्रिंट भी है, इसके कंसर्न में प्रेसिडेंट ही लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन जो सेक्शन 1 से रिलेट करता है, एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमने ज्यादातर एक्ट्स के लिए रटा हुआ है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एक लोकल लॉ है विच विल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। प्रीएम्बल देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ इविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ एंड रेंट्स फॉर सर्टेन प्रीमिसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो सबसे पहली बात कि राजस्थान स्टेट के ऊपर ही एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी बात, ये कंट्रोल ऑफ इविक्शन के बारे में हो रहा है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में दोनों के फेवर की बात कही गई है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इस बात से भी डील करता है कि लैंडलॉर्ड अगर किसी प्रेमिसेस को खाली करवाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं, और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इस बात से भी डील करता है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जोर जबरदस्ती से विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी प्रेमिसेस को खाली करवा रहे हैं तो टेनेंट के पास में क्या क्या राइट्स हैं। अगर कोई टेनेंट अगर कोई लैंडलॉर्ड एक प्रेमिसेस को वेकेट करवा लेते हैं, उसको किराएदार से खाली करवा लेते हैं इस बेसिस पे कि मुझे पर्सनल यूज की इसकी रिक्वायरमेंट है, तो सीधा सीधा उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो जाता है कि अब फ्रॉम द डेट ऑफ इविक्शन नेक्स्ट 3 इयर्स तक वो उस प्रेमिसेस को रेंट पे नहीं दे सकेंगे। आपने पर्सनल यूज का सूट फाइल किया है ना, तो अब आप इसको पर्सनल यूज में लीजिए, आप इसे रेंट पे नहीं देंगे। और अगर रेंट पे दे दिया तो फिर से टेनेंट के पास राइट अराइज हो जाता है रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का, अगर पर्सनल यूज पे खाली करवाया गया। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के फेवर की बात करता है। यहाँ पे बताता है कंट्रोल ऑफ इविक्शन, लेटिंग ऑफ एंड रेंट्स फॉर द सर्टेन प्रीमिसेस। कौन से प्रीमिसेस? सर्टेन प्रीमिसेस, सब तरह के नहीं, बट पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रीमिसेस की बात कर रहे हैं। एंड इन द राजस्थान स्टेट, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in 52nd year of the Republic of India as follows। चैप्टर नंबर 1 इसका डील करता है प्रिलिमिनरी से, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला हमारे पास में आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल क्या है? इट शैल दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। एक्सटेंट की अगर बात करें, इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज which are comprising the district headquarters in the state and later on to such other areas। तो इसको तो हम हटा देते हैं, हम तो यहीं तक की बात करते हैं। later on to such other area municipal areas
as the state government may by notification in the official gazette specify from time to time. तो पूरे स्टेट, क्या ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पूरे स्टेट के हर सिटी में एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो. एट द इनिशियल स्टेज जब ये एक्ट बनके तैयार हुआ तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जिला मुख्यालय, क्या अर्थ होता है उनका? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में बहुत सारे सिटीज आते हैं आसपास के, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की. ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालयों में ही अप्लाई होगा. उसके आसपास के जो दूसरे ग्राम पंचायत, तहसील वगैरह आते हैं उन पे नहीं हो रहा है. सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो मेन सिटी है, उस मेन सिटी पे ये एप्लीकेबल होगा. फिर बात आती है कि बाकी म्यूनिसिपल एरियाज पे, तो बाकी म्यूनिसिपल एरियाज के लिए स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी अगर गजट नोटिफिकेशन इशू करती है तो वो अप्लाई हो जाएगा. बट इनिशियली तो किस पे हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, जिला मुख्यालयों पे ये एप्लीकेबल होगा फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस. आगे देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट. तो कौन सी डेट अपॉइंट की गई है? 1 अप्रैल 2003 इसके लिए डेट स्पेसिफाई की गई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमें जो मिलता है वो है डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन नंबर 2, जो डेफिनेशंस बताता है. इसमें मेनली आपको 4 डेफिनेशंस याद रखनी है. वैसे तो इसमें डेफिनेशंस हम सारी ही पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस आपको देना है 4 डेफिनेशंस पे. सबसे पहली डेफिनेशन आपको जो देखनी है वो है लैंडलॉर्ड की. दूसरी आपको डेफिनेशन जो रट लेनी है, मतलब इनका तो आपको सेक्शन नंबर भी रट लेना है और डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड आपको रट लेना है. लैंडलॉर्ड के बाद दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो टेनेंट. स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया. तीसरा आपको याद रखना है वो है प्रीमिसेस. प्रीमिसेस में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं. मोस्ट चांसेस क्वेश्चन है कि प्रीमिसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको मिलेगा कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा है जो प्रीमिसेस में इंक्लूड होगा, या कौन सा है जो प्रीमिसेस इंक्लूड नहीं होगा, या फिर जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन है जो लैंडलॉर्ड में इंक्लूड होगा, या कौन है जो लैंडलॉर्ड में इंक्लूड नहीं होगा, कौन है जो टेनेंट में इंक्लूड होगा, कौन है जो टेनेंट में इंक्लूड नहीं होगा. इस तरह का प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलने के मोस्ट चांसेस हैं इसमें. और 4th इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, दैट इज रिलेटेड टू एमिनिटीज. एमिनिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है ना. वैसे तो सारी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, बट ये 4 डेफिनेशंस आपको मेन फोकस देना है. तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास यही है और स्टार्टिंग से लेते हैं. इन दिस एक्ट अनलेस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स these words means the as follows. क्या क्या देखिए, amenities includes supply of water and electricity, passages यानी कि आने जाने का रास्ता, staircase यानी कि सीढ़ियां, जीने, जो भी हम शब्द बोलते हैं उसके लिए, natural light खिड़की दरवाजों से और बरामदे से आती हुई रोशनी, laboratories टॉयलेट्स वगैरह, lifts, conservancy, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी, केबल सर्विसेज और द लाइक. तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को आप एज इट इज 2-3 बार पढ़ के अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ एमिनिटीज में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड की गई हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विस, टीवी, केबल सर्विसेज और द लाइक. जल, विद्युत, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियां, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सर्विस सेवाएं, टीवी, केबल सेवाएं और ऐसी ही मिलती जुलती सेवाएं. ये इसमें साफ साफ बात है कि इंक्लूड किया जाना है. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या इंटरनेट एमिनिटीज में इंक्लूड होगा? आंसर इज नो. ठीक है, टीवी, केबल सर्विसेज इंक्लूड किया है एमिनिटीज में, इंटरनेट को इंक्लूड नहीं मानना है. अच्छा, आपने शायद पढ़ा हुआ होगा इसलिए आपने लिख भी दिया आंसर नो. चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये सभी डेफिनेशंस
अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रखी है। तो सबसे पहले एमिनिटीज आ गया, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, कैसे कंपोज होता है, कंपोजिशन वगैरह सब उसका हमें देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 19 में। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल मींस अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 में जिसका गठन किया गया है उसे हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कहते हैं। बस यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही लिखा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। सेक्शन 2C हमें बताता है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। फिर से मैं बता दूं, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मींस एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमिसेस। अब देखिए कि क्या लिखा गया है वर्ड, अ पर्सन हु इज रिसीविंग और एंटाइटल्ड टू रिसीव, या तो जो किराया प्राप्त कर रहा है या फिर किराया प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ पे ओनर वर्ड कहीं नहीं लिखा है, संपत्ति का मालिक होना ये नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो किराया प्राप्त कर रहा है या फिर किराया प्राप्त करने का अधिकारी है। रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। तो कभी कभी ये सिचुएशन भी आ जाती है कि जो एजेंट है हु इज रिसीविंग रेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, क्या उसे भी हम लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में लेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग। अब फॉर द टाइम बीइंग मींस अगर 1 साल के लिए वो रेंट रिसीव कर रहा था तो 1 साल के लिए टेनेंट लैंडलॉर्ड था, राइट। Who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account, ये साफ साफ इसको क्लियर कर देता है, चाहे वो अपने खुद के लिए रिसीव कर रहा हो, whether on his own account or as an agent, as a trustee, as a guardian or as a receiver for any other person। तो किसी अदर पर्सन के एजेंट, ट्रस्टी, गार्डियन और रिसीवर के तौर पे अगर वो किराया रिसीव कर रहा है तो भी वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन नहीं आता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, एनी पर्सन हु इज रिसीविंग द रेंट इंक्लूडिंग एजेंट, ट्रस्टी, गार्डियन एंड रिसीवर, ये सब लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। Or who would so receive or be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant। अब ना तो वो रिसीव कर रहा है रेंट, ना ही रिसीव करने का अधिकारी हो रहा है, लेकिन अगर वो प्रेमिसेस रेंट पे दिया जाता तो वो रेंट रिसीव करता, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। अभी रेंट पे दिया नहीं है, लेकिन अगर रेंट पे देते तो उस पर्सन को रेंट मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2D हमें लीज के बारे में बता रहा है। तो लीज को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया एक्चुअली, यहाँ पे सिर्फ लिखा है लीज मींस अ लीज एज डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सेंट्रल एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। और इसमें आप सेक्शन 105 से लेकर 117 जो है वो लीज से डील करते हैं। तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 105 से लेकर 117 जो है वो लीज से रिलेटेड वाले प्रोविजंस हैं उसमें। फिर आता है सेक्शन 2E जो कि म्युनिसिपल एरिया को डिफाइन करता है। अगेन यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दे रखी, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया है। म्युनिसिपल एरिया मींस द म्युनिसिपल एरिया एज डिफाइंड अंडर द राजस्थान म्युनिसिपलिटीज एक्ट 2009, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009। और इसमें आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी म्युनिसिपल एरिया की। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन 2F प्रीमिसेस। फिर से मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है, टोटल 4 ही मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से प्रीमिसेस में क्या क्या इंक्लूड करना है। एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, कोई जमीन अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज की जा रही है, कृषि के उपयोग में ली जा रही है, उसे हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रीमिसेस की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। और एग्रीकल्चरल के अलावा जो भी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब की सब किस में काउंट हो जाएगी, वो प्रीमिसेस की डेफिनेशन में काउंट हो जाएगी। सेकेंडली, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग, यानी फार्म हाउस अगर कोई है, फार्म बिल्डिंग अगर है, उसे भी हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रीमिसेस की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, बाकी काउंट हो जाएंगे। सो एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग
let or intended to be let for use as a residence or for commercial use or for any other purposes including। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि आपने फार्म बिल्डिंग है उसको तो एक्सक्लूड कर ही दिया है। देन वो बाकी के जो बचे हुए हैं, बाकी की बची हुई जो प्रॉपर्टीज हैं, वो चाहे आप रेसिडेंशियल यूज में लो या फिर आप कमर्शियल यूज में लो, बट सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इस बिल्डिंग के साथ साथ, ये वर्ड बिल्डिंग जो लिखा है, बिल्डिंग के साथ साथ क्या क्या साथ में इंक्लूड होगा, बिल्डिंग के साथ अटैच्ड वाला गार्डन, ग्राउंड्स, गोडाउन्स, गैरेजेस एंड आउट हाउसेस इफ एनी अपॉर्टेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट। उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ गार्डन है, ग्राउंड है, गोडाउन है, गैराज है या आउट हाउस है, वो भी उसी डेफिनेशन में आएगा, प्रीमिसेस के डेफिनेशन में आएगा। तो मेनली तो आपको याद रखना है क्या क्या इंक्लूड नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूड नहीं है और फार्म बिल्डिंग इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी लैंड, बाकी सारी बिल्डिंग इंक्लूड है। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है इसका, एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। बोल रहा है इंक्लूडिंग बिल्डिंग, इंक्लूडिंग बिल्डिंग के साथ में आपने जो फर्नीचर दिया है वो भी प्रीमिसेस की डेफिनेशन में आएगा। अंदर अलमारियां बनी हुई हैं और कोई आपने एक्स्ट्रा फर्नीचर उनको प्रोवाइड किया है तो वो भी बिल्डिंग की, वो भी प्रीमिसेस की डेफिनेशन में आएगा। ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन F, प्रीमिसेस को डिफाइन करता है और बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है वो सारा यहाँ पे स्पेसिफाइड है। किसी भी स्टेज पे कोई डाउट लगे तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है हमें। Any fittings affixed to and amenities provided in such building or part for the more beneficial enjoyment thereof। तो उस बिल्डिंग के अच्छे एंजॉयमेंट के लिए एक्स्ट्रा सुख सुविधाओं के हिसाब से आपने और भी कोई चीजें उसमें फिट कर रखी हैं। आपने सीलिंग फैन लगा रखा है, आपने विंडो पेन्स लगा रखे हैं, खिड़कियों में दरवाजे वगैरह लगा रखे हैं, आपने रोशनदान लगा रखे हैं। तो जो भी फिक्स्ड का मतलब होता है फिक्सचर जो होते हैं, जो फिटिंग्स हैं, वो आपने जो दे रखे हैं वो भी उसमें इंक्लूड होगा डेफिनेशन में, प्रीमिसेस में। एनी लैंड अपॉर्टेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट, और ये बात तो खैर पहले भी लिख दी गई थी, ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्राउंड, तो वहां यहाँ पे ग्राउंड वर्ड लिखा है, यहाँ पे लैंड वर्ड लिखा है। उस बिल्डिंग के साथ में अगर कोई जुड़ी हुई कोई भूमि है तो वो भी उस प्रीमिसेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी, काउंट होगी। तो डेफिनेशन कहाँ देखने के लिए मिलती है प्रीमिसेस की, हमें 2F में हमें प्रीमिसेस की डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है। याद रखिएगा लैंडलॉर्ड हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है 2C में, और प्रीमिसेस की डेफिनेशन दे रखी है हमें 2F में। एमिनिटीज की डेफिनेशन हमें दे रखी है 2I में। अब ये एक अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रीमिसेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल। अगर हम ओयो का रूम बुक किया हमने 2 दिन के लिए और इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं होगा। आपने 2 दिन क्या 1 महीने के लिए भी किया आपने, लेकिन होटल रूम बुक किया है तो वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं होगा। कोई बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, 2 साल से रह रहे हैं हॉस्टल में, तो भी उसमें जो वो हॉस्टल वार्डन और हॉस्टलर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में गवर्न नहीं होगा, उसके लिए हमें सिविल लॉस चलेंगे। बट तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है प्रीमिसेस में। प्रीमिसेस में होटल इंक्लूड नहीं है, धर्मशाला इंक्लूड नहीं है, इन, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, ये कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्रीमिसेस के डेफिनेशन में। In absence of a contract to the contrary, the top of the roof shall not form the part of premises। बहुत इंपॉर्टेंट है, छत को भी प्रीमिसेस की डेफिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है, हो सकता है हमारा जो रेंट एग्रीमेंट बना उसमें लिख दिया गया कि भाई ये 3 कमरे आपको रहने के लिए दिए जा रहे हैं और इसके ऊपर वाली जो छत है या कमरे के बाहर की जो छत है ये भी आपको दी जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है देन रूफ टॉप will not be included in the
डेफिनेशन ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, अब ये 2017 का पहला अमेंडमेंट आ गया हमारे सामने, सेक्शन 2FA, रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी मीन्स द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए इस पूरे एक्ट में हम तीन यू कैन से अथॉरिटीज की बात करेंगे, अथॉरिटी वर्ड ही मैं यूज करूंगा। पहला होगा आपका रेंट अथॉरिटी, दूसरा होगा हमारे पास में रेंट ट्रिब्यूनल, और तीसरा होगा हमारे पास में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट अथॉरिटी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा दैट विल बी ऑफ RAS कैडर, यानी कि सिविल सर्विसेज के थ्रू वो आएगा। रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा दैट विल बी ऑफ RGS कैडर, यानी कि जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू आएगा। और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो RHJS कैडर का होगा, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट होगा। इवन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो RHJS का होने के साथ साथ उसका मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कंपलसरी रहेगा। तो ये कुछ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा बीच बीच में बता दें, वैसे ये सारी चीजें आगे लिखी हुई मिलेंगी हमें, लेकिन फिर भी बता देने से आपको ध्यान रहता है। जो रेंट अथॉरिटी है, रेंट अथॉरिटी कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? रेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 22A में। रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में, और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया गया सेक्शन 19 में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 2B में हमें अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन मिली थी। तो ये छोटी सी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए कि किस लेवल का पर्सन किस पोस्ट पे मिलेगा, किस बोर्ड में हमें मिलेगा। रेंट अथॉरिटी के बारे में सेक्शन 22A आप याद रखेंगे। रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में सेक्शन 13 आप याद रखेंगे, क्योंकि अगली डेफिनेशन वही लिखी है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया है। दैट रेंट ट्रिब्यूनल वही होगा जिसको सेक्शन 13 में हमने कंपोज किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है। अब आता है सीनियर सिटीजन, मीन्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। नॉर्मली सीनियर सिटीजन के लिए हम 60 ईयर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 65 ईयर्स की एज जिस पर्सन ने अटेन कर ली है तो वो सीनियर सिटीजन में आएगा। और वो 65 ईयर्स से ज्यादा, 65 ईयर्स के होने के साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होना भी उसका जरूरी है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में फिर वो फॉल नहीं करेगा। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टेनेंट की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। देखते हैं हम क्या क्या लिखा है। Tenant means a person by whom or on whose account or behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable। ऐसा व्यक्ति या तो जो खुद किराया चुका रहा है, पे कर रहा है, या फिर किराया चुकाने का, पे करने का अधिकारी है, दायित्व उसका है पे करने के लिए, या फिर किसी और के बिहाफ पे चुका रहा है। कोई मेरा एजेंट अगर रेंट पे कर रहा है तो मैं भी मैं टेनेंट की डेफिनेशन में आऊंगा और मेरा एजेंट भी आएगा। सो द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट, तो जो किराया पे कर रहा है वो भी उसमें आ रहा है, और जिसके बिहाफ पे किराया पे किया जा रहा है वो भी उसमें आ रहा है। द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज और but for a contract express or implied would be payable for any premises to his landlord। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है वो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो उस लैंडलॉर्ड को, चाहे वो लैंडलॉर्ड में आप एजेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप ट्रस्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप गार्डियन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें आप रिसीवर को भी इंक्लूड कर सकते हैं लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में। तो उन सबको वो अगर दे रहा है तो वो टेनेंट है। इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
of his tenancy otherwise than by the other order, by an order. मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं आपके घर में रह रहा हूं और हमारा रेंट एग्रीमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है 30 नवंबर 2021 तक का मैंने आपके घर में एक कमरा किराए पे ले रखा है। हमारा जो रेंट एग्रीमेंट है वो 30 नवंबर 2021 तक का है। अब सपोज कीजिए मैं 2 दिसंबर को आपके पास में आता हूं और आपको दिसंबर मंथ का रेंट भी दे देता हूं। 2 दिसंबर को मैंने आपको और 1 महीने का रेंट दे दिया। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई देखिए मैं शिफ्ट तो कर रहा हूं लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा नए मकान में शिफ्टिंग में टाइम तो लगेगा, तो उसके लिए मैं इस दिसंबर मंथ का रेंट भी आपको दे रहा हूँ। तो देखिए टेनेंसी एग्रीमेंट तो ओवर हो गया था इस पर्टिकुलर डेट पे। तो क्या जैसे ही मैंने यहाँ पे आपको 1 महीने का रेंट दिया या रेंट नहीं भी दिया, मैं सिर्फ पोजीशन में हूँ, मैंने आपको वैसे ही रिक्वेस्ट कर दिया कि 2-4 दिन तो आप रहने दीजिए, अभी दे देंगे रेंट भी और खाली भी नहीं किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अभी भी रेंट एग्रीमेंट के ओवर होने के, टेनेंसी एग्रीमेंट की डेट ओवर होने के बावजूद भी अगर मैं उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में बना हुआ हूं, मैं उस प्रॉपर्टी का रेंट आपको दे रहा हूं, तो क्या मैं टेनेंट की डेफिनेशन में काउंट होऊंगा या नहीं होऊंगा? आंसर इज क्लियरली यस। क्यों? यहां साफ लिखा हुआ है, हु इज कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन, ये वर्ड यहाँ पे मिसप्रिंट है, टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। टेनेंसी के टर्मिनेट होने के बाद भी अगर उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में अगर कोई पर्सन बना हुआ है तो वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में काउंट होगा, और टेनेंट की डेफिनेशन में काउंट होगा तो आरआरसी में, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में गवर्न भी होगा। अदरवाइज देन बाय द ऑर्डर और डिक्री ऑफ एविक्शन पास्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये क्या लिख दिया है कि अगर उसके खिलाफ में एविक्शन की डिग्री पास हो चुकी है तो फिर वो टेनेंट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। अदरवाइज तो जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है उसकी डेट खत्म हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनेट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पोजीशन में है पर्सन तो वो आपका टेनेंट है। ठीक, अगला देखिए कौन कौन इंक्लूड है टेनेंट में। इन द इवेंट ऑफ डेथ, आपने मुझे किराए पे दिया था, मेरी डेथ हो गई, ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो इस क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 में जो दे रखा है, वो पर्सन यानी कि मैं, मेरी डेथ हो जाती है, चाहे वो मैं एजेंट हूँ या मेरा जो प्रिंसिपल है या फिर जो एग्रीमेंट खत्म हो गया तो भी मैं पोजीशन बना हुआ हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में, मेरी डेथ के बाद में कौन होगा जो टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा? इन केस ऑफ रेसिडेंशियल पर्पसेस, कोई ऐसा प्रेमिसेस जो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए था उसके लिए बात अलग आती है, और ऐसा प्रेमिसेस जो कमर्शियल या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए था उसके लिए बात अलग आती है। तो सर्वाइविंग स्पाउस यानी पति है तो उसकी पत्नी, और पत्नी है तो उसके पति, सन बेटा, डॉटर बिटिया, मदर एंड फादर, who has been ordinarily residing with him in such premises as member of his family up to his death. डेथ होने तक अगर उस व्यक्ति के, उस किराएदार के पिता, माता, बेटा, पत्नी और बेटी, ये लोग अगर उसके साथ रह रहे थे तो ये लोग भी टेनेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे आफ्टर हिज डेथ। जब तक वो जिंदा है तब तक तो वही है, लेकिन ये भी उसके डेफिनेशन में आ जाएंगे अगर वो उसके साथ रह रहे थे तो। सपोज कीजिए पर्सन जो है उसने रेंट पे आपसे प्रीमिसेस लिया, अकेला रहता है, मैरिज हुई नहीं है, ठीक है, बच्चे वगैरह है ही नहीं, सीधी सी बात है, और उसके पेरेंट्स हैं वो अलग कहीं रहते हैं। अब उस पर्सन की डेथ हो गई तो क्या अभी भी वो फादर और मदर टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो साथ में नहीं रह रहे थे। अगर वो उसकी डेथ होने तक उसके साथ में रह रहे होते तो वो टेनेंट की डेफिनेशन में आते। ठीक है, तो ये था रेसिडेंशियल पर्पसेस वाला। अब आते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो आपको आपने दे रखा है, उसमें टेनेंट की डेफिनेशन में हम किसे इंक्लूड करेंगे? आज की क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, ये मैं अश्योर करता हूँ कि लंबी होगी क्लास, लेकिन ये गारंटी देता हूँ जितने प्रोविजन मैं आज की क्लास में आपको कवर करवा दूंगा उनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आ गया, जो चीज रटने वाली है, इंडेक्स बेस वाली है, वो तो खैर आपको ही रटनी है कि भाई टेनेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, लैंडलॉर्ड की कौन से में दे रखी है, प्रीमिसेस की कहाँ दे रखी है, तो वो जो रटने वाला तो आपको ही रटना है, बट बाकी जो चीज समझने की है वो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको इसमें क्लियर करवा दूंगा।
राइट। तो देखिए, जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर लैंड टेनेंट रेंट पे दिया हुआ था प्रेमिसेस, सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, वही सारे हैं जो अभी पिछले वाले पैराग्राफ में लिखा। बट डिफरेंस क्या है? हु हैड बीन ऑर्डिनरीली कैरिंग ऑन बिजनेस, उसके साथ में भले रह रहे थे घर पे, लेकिन साथ में दुकान पे बैठते नहीं थे उसके। एक पर्सन अकेला बिजनेस रन कर रहा था, और वो जो बिजनेस जिस दुकान में रन कर रहा था, दुकान उसने किराए पे ले रखी थी। घर में तो साथ में रहते हैं, उसके पापा मम्मी बेटा बेटी पत्नी सब साथ में रहते हैं उसके घर में, लेकिन जो दुकान किराए पे ले रखी है, उस दुकान में साथ में बिजनेस नहीं करते हैं। अब वो पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या इस कमर्शियल बिजनेस पर्पस वाले प्रेमिसेस के लिए भी, क्या इसके फादर मदर बेटा बेटी और स्पाउस यानी कि पत्नी या फीमेल थी तो उसका पति, क्या वो इंक्लूड होंगे डेफिनेशन में? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है हु हैड बीन, और हैड का मतलब जो पहले, उसकी डेथ से पहले, हु हैड बीन ऑर्डिनरीली कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम इन सच प्रेमिसेस एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ। उसकी डेथ होने तक अगर उसके साथ में बिजनेस कर रहे थे, डेली उसके साथ दुकान पे बैठते थे, डेली नहीं भी बैठते थे तो मोस्टली बैठते थे, तब तो आप उसके डेफिनेशन में ले लेंगे उसको, टेनेंट की डेफिनेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेथ हो गई उसके बाद उसके पिताजी आके बैठ गए दुकान पे, नहीं, बाद में नहीं, पहले अगर साथ में उसके रन कर रहे थे तो टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अदरवाइज जैसे ही, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बहुत, जैसे ही टेनेंट की डेथ हो जाती है और उसके जो ये सारी कैटेगरीज जो यहाँ पे बताई गई, ये अगर उस टेनेंट की डेफिनेशन में काउंट नहीं हो पा रहे हैं, यानी साथ में अगर बिजनेस रन नहीं कर रहे थे या साथ में नहीं रह रहे थे, तो जैसे ही टेनेंट की डेथ हो जाती है, टेनेंसी एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसलिए ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो उसके साथ में रहते थे या नहीं रहते थे, क्या वो उसके साथ में बिजनेस करते थे या नहीं करते थे, नहीं करते थे तो टेनेंसी एग्रीमेंट तो ऑटोमेटिकली ही लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो टेनेंट की डेफिनेशन हमें कहां देखने के लिए मिलती है? टेनेंट की डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलती है सेक्शन 2I में, और लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलती है सेक्शन 2C में। प्रेमिसेस की डेफिनेशन आपको कहां देखने के लिए मिलती है? प्रेमिसेस की डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलती है सेक्शन 2F में, राइट, सेक्शन 2F। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये आपका हट बन जाएगा, ठीक है, ये F का, तो ऐसे याद रख लीजिए 2F ना, F से हट बना सकते हैं आप ऐसी, तो आपको याद रहेगा। हट को प्रेमिसेस बोलते हैं, तो ऐसे याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे, ज्यादा कुछ नहीं, 2F में ये F बनाया और उसको हट बना दिया, तो आपको याद रहेगा 2F में हमें प्रेमिसेस की डेफिनेशन मिलेगी। और जो एमिनिटीज है, एमिनिटीज की डेफिनेशन सबसे पहले दे रखी है, सबसे पहला वर्ड ही वही है, तो 2A वो एमिनिटीज आ जाता है। 2C याद रख लीजिए, 2C में किसकी दे रखी है? 2C में आपको टेनेंट की दे रखी है, सॉरी 2C में आपको लैंडलॉर्ड की दे रखी है, टेनेंट तो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली है ना, तो 2C में आपको लैंडलॉर्ड की दे रखी है, और 2I में आपको टेनेंट की डेफिनेशन दे रखी है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मींस एन अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल एंड रेंट ट्राइब्यूनल एज द केस में बी। तो ट्राइब्यूनल का मतलब रेंट ट्रिब्यूनल भी उसमें इंक्लूडेड है और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं जुरिस्डिक्शन की बात करूं, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कुछ आपको बताना चाहूंगा। मैंने 3 अथॉरिटीज अभी तक आपको बताई। पहली है हमारे पास में रेंट अथॉरिटी, दूसरी है हमारे पास में रेंट ट्राइब्यूनल, और तीसरी है हमारे पास में अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल। रेंट अथॉरिटी के पास में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। रेंट ट्राइब्यूनल के पास में सिर्फ, रेंट ट्राइब्यूनल के पास में ओरिजिनल प्लस अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। यानी कि अगर एविक्शन का सूट फाइल करना है तो वो रेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा, वो रेंट ट्रिब्यूनल में आएगा। अगर डेट वन रिवीजन ऑफ रेंट के लिए सूट फाइल करना है, रिवीजन ऑफ रेंट कौन सा? एनुअल रिवीजन ऑफ रेंट के लिए, तो वो सूट कहां पे आएगा? वो रेंट ट्रिब्यूनल में आएगा। रिवीजन ऑफ रेंट फॉर एमिनिटीज के लिए सूट फाइल करना है
तो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और फिर वहां से अपील जाएगी कहां पे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास में। तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास में सिर्फ और सिर्फ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन होगा, रेंट ट्रिब्यूनल में जुडिशरी लेवल का होगा, रेंट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में हायर जुडिशरी लेवल का होगा। रेंट अथॉरिटी का जो जुरिसडिक्शन है वो सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, रेंट ट्रिब्यूनल का ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट जुरिसडिक्शन है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का ओनली अपीलेट जुरिसडिक्शन है। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आ रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 2 यहाँ पे ओवर हो जाता है। सेक्शन 2 हमने ओवर किया है विद द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। टेनेंट की डेफिनेशन जो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में पढ़ी, और यहाँ पे हमारा नहीं, सॉरी 2I पे नहीं, जे पे खत्म हुआ होगा ना जी, ट्रिब्यूनल पे। सेक्शन 2J लास्ट डेफिनेशन हमने ट्रिब्यूनल की पढ़ी, तो सेक्शन 2J पे हमारा ये ओवर हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 2017 का नेक्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे कंसर्न हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इसको 1, 2 and 3 बोले, ये 1, 2, 3 बोले, ये 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू रिपील कर दिए गए। चैप्टर ये सेक्शन 3 में जो क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 था वो रिपील कर दी गई, इसलिए हमारी शुरुआत जो हो रही है वो क्लॉज 4 से हो रही है, 4, 5, 6 इस तरह से। तो जिन किसी के पास में, आप में से जिस किसी के पास में 2017 के अमेंडमेंट से पहले का बेयर एक्ट है, तो क्योंकि मैं ये क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा, तो इसलिए मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जिस किसी के पास में अगर 2017 के अमेंडमेंट से पहले का बेयर एक्ट है, तो वो आप क्लॉज नंबर 1, 2 and 3 को रिपील कर देना, उसको कट कर दीजिए, और जहां जहां पे मैं दूसरा और अमेंडमेंट बता रहा हूँ वो करते जाना। देखिए क्या लिखा है सेक्शन 3 में, चैप्टर नंबर 2। अभी हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी। कौन से सेक्शन से तक है? 1 से लेकर 5 तक इसमें सेक्शन है। तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 डील करता है रिवीजन ऑफ रेंट से, और चैप्टर नंबर 3 डील करता है टेनेंसी से। चैप्टर नंबर 2 डील करता है रिवीजन ऑफ रेंट से, और चैप्टर नंबर 3 डील करता है टेनेंसी से। तो सेक्शन 3 कहता है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस एंड टेनेंसीज। कुछ स्पेसिफिक नेचर के प्रेमिसेस या स्पेसिफिक नेचर के टेनेंसीज ऐसे हैं जिनके ऊपर चैप्टर नंबर 2 जो कि रिवीजन ऑफ रेंट का है, चैप्टर नंबर 3 जो टेनेंसी का है, वो अप्लाई नहीं होगा। तो कौन से हैं वो ऐसे पर्टिकुलर प्रेमिसेस जिनके ऊपर आप पूरा चैप्टर नंबर 2, पूरा चैप्टर नंबर 3 ही अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 6 and 7 है सॉरी, चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 8, 9 and 10 है, यानी कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक के 5 सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे हैं इन पर्टिकुलर प्रेमिसेस पे, स्पेसिफिक सर्टेन प्रेमिसेस पे। कौन से हैं वो सर्टेन प्रेमिसेस, वो हमें बता रखा है कहां पे? सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रेमिसेस, कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेनेंसीज के बारे में बताता है जिनके ऊपर जनरल प्रोविजंस ऑफ रेंट रिवीजन एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ टेनेंसी अप्लाई नहीं होते हैं। अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रेमिसेस ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है, कोई ऐसा प्रेमिसेस है जो किसी गवर्नमेंट कंपनी को दे रखा है, जो ऐसा कोई प्रेमिसेस है जो देवस्थान डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, या अदर कोई कॉर्पोरेट बॉडी को है, तो ये सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू, या तो बिलोंग करता है, और लेट आउट। बिलोंगिंग का मतलब है कि उसका लैंडलॉर्ड, और लेट आउट का मतलब है टेनेंट। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा प्रेमिसेस है
प्रेमिसेस जो कि हमने पढ़ा था किसमें, 2F में, अगर कोई ऐसा प्रेमिसेस है जो जिसका या तो लैंडलॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, या उसको उसके उसमें टेनेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, इन दोनों ही प्रेमिसेस पे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू, अब तो आपको समझ में आ गया होगा बिलोंगिंग टू और लेट आउट का मीनिंग। बिलोंगिंग टू मतलब जहां पे पार्टी है वो लैंडलॉर्ड है, लेट आउट का मतलब जो पार्टी है वो टेनेंट है। बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल एक्ट ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट, इसको एक वर्ड में लिख रहा हूं यहां पे, आप याद रखना इसको, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन, कोई ऐसा प्रेमिसेस जो राजस्थान रोडवेज को रेंट पे दे रखा है। अब राजस्थान रोडवेज क्या है, राजस्थान रोडवेज एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है राजस्थान एक्ट के अंडर में, स्टेट एक्ट के अंडर में, या अदर कोई सेंट्रल एक्ट में अगर कोई क्रिएट किया गया है, तो ऐसे किसी बिल्डिंग के लिए भी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और प्लीज कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउट लगे तो जरूर से लिख दीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ को थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो कोई भी पॉइंट आपको लगे री एक्सप्लेनेशन का तो जरूर लिखना। 6 देखो, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी जो होती है डिफरेंट तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिस किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो टू द प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू, अब यहाँ पे सिर्फ बिलोंगिंग टू लिखा है, लेट आउट नहीं लिखा है, बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, सेंट्रल एक्ट नंबर 1 ऑफ 1956। हालांकि अभी तो 2013 एप्लीकेबल है, लेकिन जब ये एक्ट बना था 2001 का ये एक्ट है, तो जब ये एक्ट बना था तब कंपनीज एक्ट रिवाइज नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 1956 का ही लिखा हुआ है। तो उसमें डिफाइन किया गया गवर्नमेंट कंपनी को, उस गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड अगर कोई प्रेमिसेस है उस पे चैप्टर नंबर 2 एंड 3 अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट इसमें आता है टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू द देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट which are managed and controlled by the state government, or to any property of a waqf registered under the Waqf Act 1995, Central Act number 43 of 1995। तो या तो कोई देवस्थान है, यानी कि कोई भी ये मंदिर वगैरह की जो संपत्तियां होती हैं जिसको स्टेट मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है जो एक वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड वाली जो प्रॉपर्टीज उन पे भी टेनेंसी के जो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू सच रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल ट्रस्ट और क्लास ऑफ सच ट्रस्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रस्ट को, एजुकेशनल ट्रस्ट को, रिलीजियस ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, कोई स्कूल वगैरह रन कर रहे हैं, कोई अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, ट्रस्ट के अंडर में रन कर रहे हैं, तो उन्हें बिलोंग करने वाला प्रेमिसेस, उनको बिलोंग करने वाले प्रेमिसेस की बात है। उन्होंने किराए पे ले रखा है उस प्रेमिसेस की बात नहीं, उन्होंने किराए पे ले रखा है उस पर तो एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन उनका खुद का कोई प्रेमिसेस था जो उन्होंने किराए पे दे रखा है, बिलोंगिंग टू लिखा है, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। टू एनी प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, तो ये साफ साफ आ गया। ऊपर एजुकेशनल ट्रस्ट तो लिख ही दिया था, यूनिवर्सिटी भी उसमें कवर कर लिया। और लास्टली इसमें आता है
to any premises let out to banks or any public sector undertaking or any corporation established by under any central or state act, वो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया था, पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और म्युनिसिपल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक भी ऊपर मैंने लिख दिया था आपको, हालांकि वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी कवर हो रहा था, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी भी कवर कर लिया हमने। हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर किसी का पेड अप शेयर कैपिटल है, ऐसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज पे को दिया हुआ कोई प्रेमिसेस है। यहाँ पे वर्ड सिर्फ लेट आउट लिखा है, यहाँ पे वर्ड बिलोंगिंग टू नहीं लिखा है। ये आप थोड़ा सा एक बार दोबारा इनको पढ़ लेना कि किसमें लेट आउट और किसमें बिलोंगिंग टू लिखा है ना। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ मैं इनको आपको। पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। सबसे पहला यहाँ पे बोलता है क्या, प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। देन प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट टू सेंट्रल और राजस्थान एक्ट, कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल और राजस्थान एक्ट। देन आ जाता है आपका प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कंपनी, प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू देवस्थान एंड वक्फ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में सिर्फ बिलोंगिंग टू वर्ड यूज किया है, यहाँ पे बिलोंगिंग टू एंड लेट आउट दोनों यूज किए हैं। आगे हम देखेंगे सिर्फ लेट आउट आ जाएगा। देखिए, देन फिर से एक आ रहा है, प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू एजुकेशनल ट्रस्ट एंड ऑल, प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब एक ही कैटेगरी में आ रहा है। और लास्ट इसमें आता है प्रीमिसेस लेट आउट, किसी बैंक को किराए पे दे दिया, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को किराए पे दे दिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब रेलवे वगैरह हो गया जैसे, या आपने कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट को उसको किराए पे दे दिया, वो सब भी इसमें फिर उस पर चैप्टर नंबर 2 और 3 एप्लीकेबल नहीं है। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है क्लास को हमारे, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे रखा है, इसको मैं फास्ट ले लेता हूँ एक्सप्लेनेशन को। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन बैंक मीन्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, subsidiary banks defined under State Bank of India, subsidiaries banks and all, corresponding to new banks constituted under Section 3 of Banking Companies and Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, Banking Regulation Act वगैरह में अगर कोई constitute होती है। Any other bank being in scheduled bank, तो इसमें कौन कौन, और इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक में इंक्लूड हो रही है। स्टेट बैंक की जो सब्सिडरीज हैं, जैसे पहले एक SBBJ हुआ करती थी, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, में भी पॉसिबल आपके MP में होगी या नहीं होगी वो, तो कई सारी सब्सिडरीज होती हैं स्टेट बैंक की, वो भी उसमें इंक्लूड हो रही हैं। अदर कोई बैंक कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो बैंकिंग एक्ट लॉज में, बैंकिंग एक्ट में, वो भी उसमें इंक्लूड हो रही है। RBI के अंडर में कोई है, वो भी उसमें इंक्लूड हो रही है, वो सारी चीजें। तो बैंक्स को अगर दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, तो उस पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और लास्ट आता है टू एनी प्रीमिसेस लेट आउट टू अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, किसी एलियन को, कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे देश का निवासी है, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है, उसको आपने किराए पे दे दिया कोई प्रॉपर्टी, उस पे भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और टू एनी एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन और अदर बॉडी ऑफ अ फॉरेन स्टेट और सच इंटरनेशनल organization as may be specified by the state government by notification in the official gazette, उस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 4, रेंट टू बी एज एग्रीड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कितना रेंट होगा, क्या लिमिट होगी, कितना रेंट रखा जाए किस एरिया के प्रॉपर्टी के लिए। सीधी सीधे एक ही बात रहती है, जो लैंडलॉर्ड, जिसे हमने डिफाइन किया कहाँ पे, सेक्शन 2C में, राइट, और टेनेंट जिसे डिफाइन किया हमने कहाँ पे, सेक्शन 2I में। जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आपस में एग्री हो गया, आपस में जो भी उनके डिसाइड हो गया वही होगा। कोई स्टैंडर्ड लिमिटेशन नहीं दी है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई
सीलिंग नहीं है, कोई फ्लोरिंग नहीं है उसकी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, आपस में जो भी डिसाइड हो गया 5,000, 10,000, 50,000, जो भी डिसाइड हो गया। The rent payable for any premises shall, subject to other provisions of this act, be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant, and it shall not include the charges payable for amenities. Amenities के लिए अलग से charges लिए जा सकते हैं, amenities के charges उसमें included नहीं माने जाएंगे, which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly. तो उनको अलग से आप decide कर सकते हैं। सेक्शन 5 की तरफ आते हैं, कुछ ज्यादा स्क्रॉल हो गया। पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। रेंट जो दिया जाना है, पेमेंट होना है, किस तरह से पेमेंट होगा, अगर नहीं करते हैं तो क्या उसके प्रोविजंस रहेंगे, वो सारी चीजें एक इसमें आती है। मैं आपके घर में किराए पे रहने आया, 2 महीने तक तो मैंने बहुत अच्छे से आपको रेंट दिया, आप मेरे घर पे देखने आते थे, अपने ही घर को मुझे किराए पे आपने देखा तो आप देखने आते, मैं आपको चाय वाय भी पिला रहा था, तीसरे महीने से मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने आपको रेंट देना बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास में क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। या फिर मैं तो रेंट देना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में आ गया कि क्यों ना हम इनसे रेंट लेना बंद कर दें और फिर इनके ऊपर केस फाइल कर देते हैं, किस चीज का, एविक्शन का, कि भाई ये तो किराया नहीं देते इसलिए इनसे खाली करवाया जाए। तो आप नहीं ले रहे हैं रेंट, मैं तो देना चाह रहा हूं, तो किस तरह से दे सकता हूं, वो सारी चीजें आ रही। पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट, अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे, हर महीने की 15 तारीख को, ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। दोबारा से सुनिए, अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर। मान लीजिए मैं आपके घर में किराए पे रहता हूं, तो नवंबर 2021 का किराया मैं आपको दूंगा। कौन सी डेट पर दे सकता हूं, कौन सी डेट तक दे सकता हूं, मैं आपको नवंबर मंथ का रेंट दे सकता हूं 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर 2021 तक। ये बात लिखिए इसमें, वापस से पढ़िए। अनलेस एग्रीड क्यों लिख दिया, मान लीजिए अपन ने जो रेंट एग्रीमेंट था, रेंट एग्रीमेंट में हमने ऐसा लिख दिया था, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट में हमने लिख दिया था भी आपको हर महीने की पहली तारीख को देना है, 1st ऑफ एवरी मंथ या 10th ऑफ एवरी मंथ। रेंट एग्रीमेंट में अगर कोई बात लिखी थी फिर तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन जब तक कि रेंट एग्रीमेंट में और कुछ नहीं लिखा है इस कंसर्न में, तो फिर क्या लिखा है, एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे, 15वें दिन तक, ऑफ द मंथ, कौन से महीने की 15 तारीख तक, नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल, जिस महीने का रेंट पे किया जाना है उस महीने के अगले महीने की 15 तारीख तक रेंट दिया जा सकता है। नॉर्मली तो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड वगैरह एडवांस मांग लेते हैं कि भाई आपने नवंबर का किराया पहले दो, तब हम आपको नवंबर महीने तक रहने देंगे, वरना दिसंबर का 1 दिसंबर को किराया दो, तब हम दिसंबर में आपको रहने देंगे। लेकिन राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है, जिस महीने का किराया है उस महीने के अगले महीने की 15 तारीख तक आप उसको किराया दे दीजिए, तो आप डिफॉल्टर नहीं है किसी भी तरह से। सबसेक्शन नंबर 1 में। सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ रिसीप्ट of the amount paid duly signed by the landlord or his duly authorized agent। ठीक है, तो ये राइट है किसका, टेनेंट का, और जो टेनेंट का राइट है तो वो लैंडलॉर्ड की अपना भी ड्यूटी बन जाती है, राइट। एवरी टेनेंट हु मेक्स द, जो पेमेंट कर रहा है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं इसकी रसीद दो, कल को आप तो बोल दो दिया ही नहीं आपने किराया, फिर रसीद दो, साइन करके दो रसीद भी। नेक्स्ट देखिए क्या है, सबसेक्शन 3, अ टेनेंट मे मेक पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड ऑन हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब यहाँ पे बताया 15 तारीख तक देना, अगले महीने की 15 तारीख तक देना है, रेंट देते ही रसीद प्राप्त करनी है। अब पैसा किस तरह से दिया जाए, क्या हम उसको गूगल पे से भेजें या पेटीएम करें या हम उसको कैश दें,
किस तरह से दें, पैसे देने के तो बहुत सारे तरीके रहते हैं, तो यहाँ पे बता रखा है सबसेक्शन नंबर 3 में कि रेंट किस किस तरह से दिया जा सकता है और किसे दिया जा सकता है, लैंडलॉर्ड को भी दे सकते हैं, लैंडलॉर्ड के एजेंट को भी दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं देखिए, पर्सनल पेमेंट बाय कैश, गए सीधा सीधा कैश हाथ में दे दिया, बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या चेक भी दे दो, डिसऑनर नहीं होना चाहिए बस आपका चेक, वरना आपके अगेंस्ट में फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में सूट फाइल हो जाएगा। तो डिसऑनर नहीं होना चाहिए आपका चेक, बाकी तो आप चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी दे दो। या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन याद है आपको कि कौन से सेक्शन में सूट फाइल होगा अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो लैंडलॉर्ड आपके अगेंस्ट में कौन से एनआई एक्ट के कौन से सेक्शन में सूट फाइल कर सकता है? अरे ऐसे क्या, ये तो अपना है अभी आरजीएस के सिलेबस में एनआई एक्ट तो, ठीक है। चेक अगर डिसऑनर हो गया तो एनआई एक्ट के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 का सूट फाइल हो जाएगा आपके अगेंस्ट में, और डबल अमाउंट पे करना। हाँ अभी याद आया आपको, ठीक है। चलिए, तो कैश भी दे सकते हैं और चेक और ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय पेमेंट इन द बैंक अकाउंट, डायरेक्टली पर्सन के अकाउंट में ले जाके पैसा जमा करवा दो, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने अगर आपको बैंक अकाउंट दे रखा है तो लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में आप डायरेक्टली जाके पैसा जमा करवा दीजिए। बाय रेमिटिंग थ्रू पोस्टल मनी ऑर्डर, आप बाय मनी ऑर्डर कर दो उसको, पोस्टल डिपार्टमेंट की ये सर्विस भी आए, डोंट नो कि आप लोगों को पता है नहीं, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट ना एक मनी ऑर्डर की फैसिलिटी देता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा दीजिए और वो पोस्टमैन जैसे घर पे चिट्ठियां बांटने जाता है इस तरह से उस लैंडलॉर्ड के घर पे जाके उसको पैसा देके आएगा। ये मनी ऑर्डर की फैसिलिटी होती है, पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। आजकल तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट के मेथड आगे, डिजिटल पेमेंट के मेथड तो ये सब भूल गए हैं लोग, बट ये भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। सबसेक्शन 4 कहता है द लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एक लैंडलॉर्ड की। अगर लैंडलॉर्ड ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है ना तो इविक्शन का ग्राउंड ही नहीं बन पाएगा, लैंडलॉर्ड अपना मकान खाली करवाने का राइट नहीं रखेगा। The landlord shall disclose the tenant his bank account number and name of the bank in the same municipal area, in the same municipal area, in the rent agreement or by a notice sent to him by registered post, acknowledgement due। तो अगर मान लीजिए मैं टेनेंट हूं आपके घर में और आप कोर्ट में जाते हैं कि साहब ये रेंट तो देते नहीं, इनको खाली करवाओ मकान, तो कोर्ट आपसे पूछी कि क्या आपने इन्हें बैंक अकाउंट नंबर दिया जहां पे ये पैसा जमा करवा सके, और अगर आपने नहीं दिया तो हम आपका सूट एंटरटेन नहीं करेंगे। पहले आप इनको एक बैंक अकाउंट नंबर दीजिए जिसमें ये पैसा जमा करवा सके, आपको अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, और वो भी कौन से एरिया में, उसी म्युनिसिपल एरिया में जहां पे वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसी म्युनिसिपल एरिया का वो आप उनको बैंक अकाउंट नंबर और वो दीजिए बैंक का नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की। तो सेक्शन 5 हम पढ़ रहे हैं जो किससे डील कर रहा है, ये डील कर रहा है कि रेंट किस तरह से पे किया जाना है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक का। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर माइंड में है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा पॉज कर देते हैं एक बार, क्यों ना हम इसको यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं 2 मिनट का। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 डील करता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, टोटल 2 ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। चैप्टर नंबर 2 डील करता है रिवीजन ऑफ रेंट से रिलेटेड। कौन सा रिवीजन ऑफ रेंट, दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। यहाँ पे जो एनुअल रेंट रिवाइज होता है, मैंने बताया था आपको रेंट 2 तरह का रिवाइज होगा। एक तो एनुअल रेंट, कि भाई 1 साल हो गया कंप्लीट 5% रेंट बढ़ा दो, और 1 साल कंप्लीट हो गया फिर से 5% रेंट बढ़ा दो। तो एक तो एनुअल रेंट होता है, वो कवर होता है चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ रेंट के चैप्टर में। लेकिन एक दूसरा होता है रिवीजन ऑफ रेंट फॉर द एमिनिटीज। हमने आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं बढ़ा दी हैं, उन एक्स्ट्रा सुविधाओं के लिए हम आपका रेंट भी बढ़ा रहे हैं।
हमने आपको पहले मकान दिया था, हमने इसमें बोरिंग भी करवा दी, बोरिंग के साथ में हमने हौद खुदवा दिया, उसमें मोटर भी लगवा दी, ये हमने एक्स्ट्रा एमिनिटीज बढ़ा दी आपके लिए। अब एक्स्ट्रा एमिनिटीज के लिए रेंट बढ़ाना है, वो इस चैप्टर में कवर नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2 में रिवीजन ऑफ रेंट की जो ये बात कर रहा है, ये एमिनिटीज की बात नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है एनुअल रेंट की, कि एनुअल रेंट अगर बढ़ाना है तो वो चैप्टर नंबर 2 में कवर होगा। और चैप्टर नंबर 2 कौन से प्रीमिसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, चैप्टर नंबर 3 कौन से प्रीमिसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, याद है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, सेक्शन 3 में पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है हमें, उन पे चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ रेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 6 को सबसे पहले हम देखते हैं। सेक्शन 6 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, यानी कि जो टेनेंसीज पहले से थी। किसके पहले से? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के एनफोर्समेंट में आने के पहले से। तो बताइए व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट? द डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज इस तारीख से पहले से, बिल्कुल सही लिखा आपने, इस तारीख से पहले तक जो टेनेंसीज एग्जिस्टेंस में थी उनके कंसर्न में एप्लीकेबल होता है सेक्शन 6, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज, कि उनका रेंट कैसे रिवाइज किया जाए। तो देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इसको पहले एक बार मैं बेयर रीडिंग कर रहा हूं और उसके बाद में मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा भी दूंगा। उम्मीद करता हूं अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा भी यहाँ क्या लिखा है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Notwithstanding anything contained in any agreement where the premises have been let out before the commencement of this act, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट में आपने कुछ भी लिख रखा हो, आपने लिख रखा है कि हर साल 20% रेंट बढ़ाएंगे हम हर साल 2% रेंट बढ़ाएंगे, हम हर साल 50% रेंट, आपने कुछ भी लिख रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साफ साफ लिखे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एग्रीमेंट वेयर द प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो लेट आउट किए गए थे प्रीमिसेस, the rent thereof shall be liable to be revised according to the formula indicated below। तो नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये रिवाइज किया जाएगा रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमने ऊपर अभी तक यही सारी बातें की हैं कि रेंट कितना होगा एज एग्रीड अमंग द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और किसी बात के लिए भी यही लिखा हुआ था जैसा भी उन्होंने आपस में एग्री कर लिया। लेकिन रिवीजन ऑफ रेंट के लिए साफ साफ लिखा है क्या आपने एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, कोर्ट में अगर आओगे तो जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और उस फॉर्मूले में मेनली आपको ये परसेंटेज याद रखना है, ये परसेंटेज यही एप्लीकेबल होगा, बस सीधी बात है। अब इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है। वेयर द प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950, दो डेट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक तो है हमारी 1 अप्रैल 2003 और दूसरी डेट आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1950। सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है? 1 अप्रैल 2003 के पहले वालों पे, प्रायर, बिफोर। और 1 अप्रैल 2003 से पहले भी हमने दो पार्ट्स कर दिए, एक तो 1 जनवरी 1950 से पहले और दूसरा 1 जनवरी 1950 के बाद में। Where the premises have been let out prior to 1 January 1950, it shall be deemed to have been let out on 1 January 1950। तो उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि ये तो 1 जनवरी 1950 को ही हमने let out किया है। And the rent payable at that time shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum। और इस पर्टिकुलर डेट पर 1 जनवरी 1950 पे जो उस प्रीमिसेस का रेंट आप ले रहे थे, चाहे वो 1 रुपया था या 1 करोड़ रुपया, जो भी रेंट आप ले रहे थे, that will be formed as a base for the calculation। 1 जनवरी 1950 से पहले अगर आपने कोई प्रीमिसेस रेंट पे दे रखा था तो उसके लिए बेस आप मानेंगे 1 जनवरी 1950 को जो आपका रेंट था उसे, और 1 जनवरी 1950 के बाद में अगर आपने कोई रेंट पे दिया है तो जिस डेट पे आपने रेंट पे दिया उस डेट पे जो भी उसका रेंट था उसको बेस मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, इसको पूरा नहीं मिटाएंगे।
और इसे बेस मानने के बाद में अब हमारी कहानी क्या चलेगी, एवरी ईयर 5% पर एनम की रेट से आप रेंट इंक्रीज करेंगे एवरी ईयर। कितने साल तक, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल बाद ये अमाउंट आप उसमें क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। आफ्टर मर्जर जो रेंट आ जाएगा, फिर 11th ईयर से, क्योंकि 10 ईयर्स तक हो गया काम, 11th ईयर से आपका बेस कितना हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 1950 पे इस पर्टिकुलर प्रेमिसेस, एक पर्टिकुलर प्रेमिसेस जिसका रेंट है 1000 रुपए, तो आप एवरी ईयर 5% इंक्रीज करेंगे। 1000 का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 50 रुपीज, यानी आप एवरी ईयर 50 रुपीज इंक्रीज करते जाएंगे 1951 में, 1952 में, 1953 में, और ऐसे करते करते आपका जब आप आ जाओगे 1960 में, तो 1960 तक आते आते आपका रेंट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 50-50 रुपए आप हर महीने बढ़ाते जा रहे हैं ना, 5% ऑफ द बेस। बेस कितना है आपका 1000, तो उसका 5% यानी कि 50 रुपए हर महीने आप, 50 रुपए हर साल आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो 10 ईयर बाद 1 जनवरी 1961 तक जब आप आएंगे, 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे वहां पे। अब आपका बेस कितना हो गया, अब आपका बेस हो गया 1500, क्योंकि आपने उसमें वो रेंट मर्ज कर दिया। अब दोबारा से जब आप 11th ईयर में 5% लेंगे, तो अब आप 5% किसका लेंगे, नाउ द 5% विल बी ऑफ दिस 1500, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ₹75। अब आप हर साल कितना बढ़ाएंगे, 75 रुपीज। कितने साल तक, अगेन 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स तक आप बढ़ाते जाएंगे, तो फिर जो 21st ईयर आपका होगा, 21st ईयर में आपका टोटल रेंट कितना हो जाएगा। देखिए 1500 आपका बेस हो गया था 11th ईयर का, उसमें आप 7,750 और ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 2250 रुपीज का रेंट हो जाएगा। कौन सी डेट पे हो जाएगा, 1 जनवरी 1971 पे, 1 जनवरी 19। और अब फिर से इसको बेस मान लिया जाएगा और इसका 5%, बस ये लिखा है कि 1 जनवरी 1950 से पहले जो प्रीमिसेस रेंट पे दिए गए थे, उनके लिए 1 जनवरी 1950 पे जो रेंट था उसे बेस माना जाएगा। उस बेस का एवरी ईयर 5% पर एनम की रेट से आपको रेंट इंक्रीज करना है। 10 ईयर्स तक रेंट इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद में 10 ईयर्स का जो अमाउंट है वो उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके बाद में 11th ईयर से उस मर्ज्ड अमाउंट को बेस माना जाएगा। अगेन 10 ईयर्स तक उसका 5% लिया जाएगा, 11th ईयर का जो बेस था उसका 5% लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद फिर से उसको मर्ज कर दिया जाएगा। और यही प्रोसीजर चलता रहेगा कब तक, थ्रू आउट, जिस डेट पर ये, इस डेट तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कब स्टार्ट हुआ आपका, 1 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ, और कब तक चलेगा ये, 1 अप्रैल 2003 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2003 पे तो फिर ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया ना, तो ये जो आपका कैलकुलेशन आप चला रहे हो ये कौन सी तारीख तक चलेगा, 1 अप्रैल 2003 तक चलेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर माइंड में आया है इस कैलकुलेशन से रिलेटेड तो एक बार पूछिए। हाँ जी, तो अब ये वैसे एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ, बस यहाँ पे रीड कर देता हूँ। ऑफ द इंक्रीज रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद उस इंक्रीज रेंट को मर्ज कर दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ रेंट सो अराइव्ड एट शैल अगेन बी लायबल टू बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो पहले जब ये इनेक्ट हुआ था, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो इनिशियली जब बना था 2001 में और 2003 में जब ये इनेक्ट हुआ था, तो इसमें 7.5% पर एनम की रेट थी। 7.5% पर एनम की इसमें रेट हुआ करती थी। बाद में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें 2006 में, ये आप देख सकते हैं 2006 में अमेंडमेंट करके इसको 7.5% को 5% बना दिया गया। ये क्वेश्चन आने की पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपके नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि इनिशियली जब ये एक्ट बन के तैयार हुआ था तो इसमें रेट ऑफ रेंट जो थी वो इंक्रीमेंट जो था वो 5% था, 7.5% पर एनम था, और 2006 में इसे अमेंडमेंट करके 5% पर एनम कर दिया गया। तो हर साल 5-5% बढ़ाना है,
10 साल के पूरा होते ही जो पिछले 10 साल में रेंट बढ़ाया था वो सारा उसमें मर्ज कर देना है. नाउ दिस न्यू रेंट विल बी द बेस फॉर नेक्स्ट 10 years. फिर उसमें वो मर्ज कर दिया, देन द न्यू अमाउंट मर्ज्ड अमाउंट विल बी द बेस फॉर द नेक्स्ट 10 years. ये तो था किसके लिए, जो टेनेंसीज 1950 से पहले की थी. उसमें हमने बेस किसको माना था, उसमें हमने बेस माना 1 जनवरी 1950 के रेंट को. 1 जनवरी 1950 के रेंट को आपने बेस माना उसमें. अब ऐसी टेनेंसीज जो कि 1 जनवरी 1950 के बाद की है, मैं आपके घर में रहने के लिए आया 1 जुलाई 1995 को, तो ये 1950 के बाद हो गया. इस डेट पे मैंने आपसे रेंट पे एक प्रीमिसेस लिया और 1995 में मैंने आपसे प्रीमिसेस लिया रेंट पे 10,000 रुपए महीना. ठीक है, थोड़ा 95 के हिसाब से तो महंगा है, इतने में तो आज भी मिल जाएगा, पर ठीक है, अपन कैलकुलेशन थोड़ा इनमें इजी रहता है इसलिए बता रहा हूँ. 1995 में मैंने आपसे 10,000 रुपीज पे एक 1 जुलाई 1995 से मैंने आपका एक प्रीमिसेस मैंने आपसे रेंट पे लिया. तो अब ये कौन से क्लॉज में कवर होगा, सेक्शन 6 क्लॉज बी में ये कवर होगा. देखिए क्या लिखा है, वेयर द प्रीमिसेस हैव बीन लेट आउट आफ्टर 1 जनवरी 1950. तो 1 जनवरी 1950 के बाद ही आता है 95, तो कोई भी और डेट ले लीजिए 1950 के बाद की. द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट of the tenancy shall be liable to be increased at the rate of 5% per annum, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years. The amount of rent so arrived at shall again be liable to increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year commencement of this act. तो फिर से वही चीज आ रही है कि यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या गया, पहले जो हमने पढ़ा था क्लॉज ए का, क्लॉज ए में तो लिखा था कि अगर 1950 से पहले का है तो 1 जनवरी 1950 को बेस ले लो, उस तारीख को जो रेंट था, और 1950 के बाद का है तो जिस डेट पे आपने टेनेंसी आपकी एंटर हुई है उस डेट पे जो भी आपका रेंट था उसको बेस ले लो. उसको बेस लेके 5% पर एनम का आप इंक्रीज करते जाओ, और 5% पर एनम आपको 10 ईयर्स तक इंक्रीज करना है. 10 ईयर्स तक इंक्रीज करके फिर उसको मर्ज कर देना है. मर्ज करने के बाद में फिर वो नया बेस हो जाएगा, फिर उसका 5% चलता रहेगा. ये कहानी कब तक चलती रहेगी, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल 1 अप्रैल 2003. तो अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखी डेट्स, इसमें भी 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसमें 8 ईयर्स ही कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं. अगर यही मैंने 1985 में लिया होता तो एक बार 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बाद में नेक्स्ट में 80 हो पाते. तो ये डेट आपको याद रखनी कि जिस डेट पे हमारा ये जो हमें सारा इंक्रीज करना था, कराना था, चाहे वो 1 जनवरी 1950 से था या उसके बाद की डेट से था, ये आपको 1 अप्रैल 2003 तक का ही करना है. 1 अप्रैल 2003 को सारा कुछ उसमें मर्ज कर देना है. ये साफ साफ लिखा है, देखिए, अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. जिस डेट पे ये एक्ट कमेंस हुआ है, ये मर्जर का काम सारा उस डेट तक फिर सारा कर देंगे. उस डेट पे चाहे वो 10 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो 1 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 2 महीने कंप्लीट हुआ. मैंने तो 1 जुलाई पे लिया था, तो 1 जुलाई से और 1 अप्रैल तक आप आओगे तो जुलाई होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स ही कंप्लीट हुआ है, पूरा साल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर भी मर्ज कर देना है. 95 से लें तो हमारे 10 ईयर्स कब होते हैं, 2005 में होते हैं. बीच में 2003 आ गया, तो 2003 आ गया तो 10 ईयर्स तो कंप्लीट ही नहीं हुए, फिर भी मर्ज कर देना है. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आ गया, एनफोर्समेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, नॉट कमेंसमेंट. अच्छा, कमेंसमेंट ये लिख रहा है, तो अगर कमेंसमेंट हम इसको लिखते हैं तो उसके हिसाब से फिर आ जाता है अपना 25 फरवरी 2003 आ जाता है. कमेंसमेंट तो खैर ये लेंगे अपन, 1 अप्रैल 2003 लेंगे इसको. ठीक है, तो जिस डेट से इसका कमेंसमेंट का आ गया, बस उस डेट तक आपको ये सारा मर्जर करना है, उसके बाद का नहीं. उसके बाद क्या, उसके बाद वापस से वो 5% की कहानी चलेगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने. सबसेक्शन 1 किससे डील कर रहा था, ऐसी टेनेंसी जो 1950 से पहले की थी या फिर 1950 के बाद की थी, उनमें हमने क्या किया. अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है, notwithstanding anything contained in subsection 1 where the period of 10 years for merger
of increase of rent under subsection 1 is not completed. यहाँ जो भी बात लिखी हुई है ना, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, सिर्फ आपको उसको कोरिलेट करना है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 8 ईयर्स ही कंप्लीट हो रहे थे, ईयर भी कंप्लीट नहीं हो रहे थे, 3 महीने ही कंप्लीट हो रहे थे, 9 महीने ही कंप्लीट हो रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इज नॉट कंप्लीटेड अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. एक्ट कमेंसमेंट होने तक वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो उसके लिए बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर द पीरियड ऑफ 10 years of merger of increase of rent under subsection 1 is not completed up to the year of commencement of this act, the rent at the rate of 5% per annum shall be increased up to the year of commencement. तो कौन कब तक कैलकुलेट करना है? 5% per annum commencement of act तक आपको कैलकुलेट करना है. And the amount of increase of rent shall be merged in rent. और फिर उसको rent में merge कर दिया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, the rent arrived at, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया. अभी तक जितनी बात हो रही थी वो 1 अप्रैल 2003 से पहले की बात हो रही थी, 1 अप्रैल 2003 से पहले की बात हो रही थी अभी तक. अब बात आ रही है आगे की. The rent arrived at according to the formula given in subsection 1 and subsection 2. 1 में क्या था? 5% 10 years, 5% 10 years. Subsection 2 में क्या था? 5% 10 years date of commencement. 5% 10 years, फिर बीच में आगे date of commencement, तो वहां तक मर्ज कर दिया. After completion of each year from the year of commencement. अब year of commencement से each year कब complete होगा? 1 April 2004, 1 April 2005. अब हमारा जो कंप्लीट हो रहा है 1 ईयर, वो अब इस हिसाब से होगा, चाहे पहले आपका जनवरी था या पहले आपका जुलाई था या कोई भी ईयर, कोई भी मंथ था पहले. अब मंथ भी फिक्स हो गया और ईयर भी आपका वो सबका कॉमन चलेगा. Of this act again be liable to increase and paid at the rate of 5%. तो रेट वही है 5% per annum. And the amount so increased of rent shall be merged in such rent after 10 years. वही 10 years है, वही 5% है, बस डिफरेंस क्या गया, यहाँ पे लाके हमने सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया. चाहे किसी की टेनेंसी 1 जुलाई से चल रही थी या किसी की जनवरी से चल रही थी या किसी की सितंबर से चल रही थी, यहाँ पे सबको हमने 1 अप्रैल पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लिया है. इसका मतलब 1 ईयर अब सबका 1 अप्रैल से 1 अप्रैल चलेगा. और 10 इयर्स कब कंप्लीट हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2023. अब ये 10 इयर्स का स्लैब ये चलना ले जाएगा मर्जर वाला. ठीक है, ये है सबसेक्शन नंबर 3. 1 में क्या लिखा? 1 में लिखा, 1 के 2 पार्ट्स कर दिए, बिफोर 1950, आफ्टर 1950. 5% 10 years, 5% 10 years. Subsection 2 में क्या लिखा? 5% 10 years date of commencement. Subsection 3 में क्या लिखा? Date of commencement के बाद में 5% 10 years, 5% 10 years. किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर यहां तक है माइंड में तो पूछिए. The rent revised, subsection number 4 आ रहा है section 6 का. The rent revised as per formula given under subsection 1 or subsection 2 shall be payable after the commencement of this act from the date agreed upon between the landlord and the tenant, or whereby any petition is filed in a rent tribunal from the date of filing of such petition. तो ये जो ऊपर सारा रेंट कैलकुलेट किया दुनिया भर का हमने, चाहे वो सबसेक्शन 1 में किया या सबसेक्शन 2 में किया, ये पेबल कब होगा? अब ये पेबल किस हिसाब से बता रहा है. देखिए, मान लीजिए 1995 में हमने टेनेंसी हमारी स्टार्ट हुई और वहां पे तो हमारा डिसाइड हुआ कि भी एक काम करते हैं, हम तो हर महीने हर साल सिर्फ 2% की रेट से रेंट इंक्रीज करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ले लें कि हर साल 10% की रेट से हम रेंट इंक्रीज करेंगे. अब हुआ क्या, 2003 में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आया और आप कर रहे थे LLB, तो आपको पता चल गया अरे ये तो 2% की रेट से दे रहे हैं मुझे सर, तो जबकि मैं तो 5% के लिए एंटाइटल्ड हूँ. ये पिछले 8 साल से मुझे रेंट जो दे रहे हैं 2% से दे रहे हैं, जबकि मुझे तो 5% की रेट से मिलना चाहिए. ठीक है, तो आप मेरे पास में आए कि सीधे सीधे डिफरेंस दिया जाए. तो डिफरेंस कौन सी डेट पे दिया जाएगा वो बात यहाँ पे लिखिए. देखिए, द रेंट रिवाइज्ड एज पर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमने रेंट रिवाइज किया, शैल बी पेबल, ये पेबल होगा कब?
आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक्ट के कमेंसमेंट के बाद ही होगा, लेकिन कमेंसमेंट के बाद कौन सी डेट पे, फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन। अब जो डेट आपस में हम डिसाइड कर लेंगे, अब आपस में डिसाइड करने की बात ये आती है, एक तो आप बोलो कि सर मुझे तो पहले दिन से चाहिए रिवाइज रेंट, 1995 में दिया था, 1996 से चाहिए मुझे, तो एक तो ये हो, या आप बोलो कि ठीक है अभी तक तो जो होना तो हो गया, अब आज की तारीख से तो जो हमारा रिवाइज रेंट है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, दोनों के आपस में जैसा डिसाइड हो जाए। मैं भी आपको बोलूँ कि वाह ठीक है अब जो भी है, लेकिन पुराना तो मैं नहीं दूंगा, आज से आप कर लो, एक तो ये एग्रीड हो गया। या फिर आप, मैंने तो कहा कि आज से मान लो, पर आप क्या बोले, नहीं मैं तो जा रही हूँ कोर्ट में। कहाँ, कौन सी कोर्ट में जाओगे आप, ये जो एनुअल रेंट रिवीजन ऑफ रेंट है उसके लिए आप कौन सी कोर्ट में जाओगे, आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाओगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, रेंट अथॉरिटी में आप जाएंगे एमिनिटीज वाले रेंट रिवीजन के लिए, अगर एनुअल रेंट के रिवीजन के लिए आपको जाना है तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो रेंट ट्रिब्यूनल में आप गए और रेंट ट्रिब्यूनल में जाके आपने सूट फाइल कर दिया मेरे अगेंस्ट में कि नहीं ये तो मान नहीं रहे, मैं तो 95 से मुझे चाहिए, मान ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वेयर एनी पिटिशन इज फाइल्ड इन द रेंट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच पिटिशन। अब आपने 2003 में सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ, आप क्या 2-3 साल तो ऐसी बातें बनाने में रह गए, और 2008 में जाके आपने सूट फाइल किया, तो कोर्ट आपको 2008 से दिलवाएगी वो रिवाइज्ड रेंट। ये बात इसमें लिखी है, या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में आपस में जो डेट एग्रीड हो गई थी वो ठीक था, नहीं तो अगर आप सूट फाइल करते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच पिटीशन, जिस डेट पर आपने पिटीशन फाइल की है ट्रिब्यूनल में, उस डेट से आपको रेंट मिलेगा, उससे पुराना तो भूल जाओ, उस डेट से मिलेगा। हाँ कैलकुलेशन वही रहेगा, ऐसा नहीं कि उस डेट से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन तो वही जो फॉर्मूला ऊपर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दिया, कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन पेबल कौन सी डेट से होगा, जिस डेट पर आपने सूट फाइल, जिस डेट पे आपने पिटीशन फाइल की उस डेट से आपको मिलेगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि थोड़ा सा टेनेंट की बात मान ले, टेनेंट बोल रहा है आज से दूंगा, ठीक है आज से दे दो, सूट फाइल करने का, पिटीशन फाइल करने का क्यों खर्चा उठाएं फालतू। ठीक है, ये था सबसेक्शन नंबर 4, उम्मीद करता हूँ माइंड में सेट होते जा रहे हैं। ये सेक्शन 6 को हमने डिटेल में पढ़ लिया, सेक्शन 7 को मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ और उसके बाद में मैं बस आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा। चैप्टर 3 को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। पूरे 2 घंटे की क्लास आज की हो गई, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट्स मैंने कवर किए वो आपके माइंड में क्लियर हो पाए होंगे। सेक्शन 7 कहता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। सेक्शन 6 किससे डील कर रहा था, एग्जिस्टिंग टेनेंसी से। एग्जिस्टिंग कौन सी डेट की, 1 अप्रैल 2003, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से पहले की जो टेनेंसीज थी उनसे डील कर रहा था। पहले वाली के भी 2 पार्ट्स कर दिए थे, प्रायर टू 1950 एंड आफ्टर 1950। सेक्शन 7 डील कर रहा है किससे, रिवीजन ऑफ रेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद में जो आती है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, वही 5%, वही 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना सा है कि बाद में आइए तो जिस डेट पे एंटर होंगे, सपोज मैं आपके घर में रहने के लिए आया 1 जुलाई 2014 पे, तो 1 जुलाई 2014 पे आया, तो अब तो हमारा ईयर वही चलेगा 1 जुलाई 2015। अब वापस से डिफरेंस आ जाएगा अप्रैल और वो वाला, तो 1 जुलाई 2016 वही 5% इन डेट्स पे बढ़ता जाएगा, 1 जुलाई 2017। और मर्जर के लिए 10 ईयर्स कब कंप्लीट होंगे, हमारे मर्जर के लिए 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो सेक्शन 7 ये कहता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। इसको एक बार रीड कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द rent of the premises let out after the commencement of this act shall be liable to the increment to be increased at the rate of 5% per annum, and the amount of increase of rent shall be merged in such rent after 10 years. Such rent shall further be liable to be increased at a similar rate of merged in similar manner till the tenancy subsists. जब तक किराएदारी चलेगी तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा, 5% 10 years, 5% 10 years, 5% 10 years मर्जर, देन 5% 10 years मर्जर, वही प्रोसेस चलता रहेगा। सबसेक्शन 2 कहता है एनी एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन
एक्सेस ऑफ 5% पे हमने एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट में लिख लिया, ये जो 1 जुलाई 2014 पे एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट में हमने लिख लिया 10% पर एनम, 15% पर एनम, ठीक है। मुझे जरूरत थी, आपने बोला मैं तो 10% पर एनम की रेट से इंक्रीज करूंगी रेंट, मुझे जरूरत है तो मुझे लेना, मैंने ले लिया। बाद में मैंने एलएलबी किया, मुझे पता चला अच्छा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कुछ लिखा हुआ है, मैं भी जा सकता हूँ कोर्ट में, टेनेंट भी जा सकता है, लैंडलॉर्ड ही नहीं टेनेंट भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एग्रीमेंट इन एक्सेस ऑफ 5%, 5% से ज्यादा का कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड है, पूरी तरह से वॉइड है, शून्य है, मान्य ही नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि रेंट कितना होगा ये आपस में एग्री कर सकते हैं लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लेकिन रिवीजन ऑफ रेंट कितना होगा ये एग्री करने का राइट नहीं है। रिवीजन ऑफ रेंट के लिए तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो रेंट कितना होगा, रेंट आप इनिशियल रेंट को कितना भी रख लो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन रिवीजन की जहां बात आएगी तो 5% से ज्यादा का अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया दैट शैल बी वॉइड टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चैप्टर नंबर 3 को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार अभिषेक से बात करके मैं पोस्ट कर दूंगा जो भी टाइमिंग अपना सेट होता है, और यहाँ तक कोई डाउट आपके माइंड में तो एक बार पूछ लीजिए।